नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 6 साल कबल अकबरुद्दीन ओवैसी पर किए गए जानलेवा हमले के केस में अदालत ने सुना दिया अपना फैसला। 4 मुल्जिमीन को 10 साल की सजाए कैद। सिक्योरिटी ओहदेदार की मुदाफ़ियती फायरिंग में हलाक हमलावर के कत्ल का मुकदमा खारिज। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट का फैसला। सदर जमहूरिया के बीजेपी उम्मीदवार की तायीद ना करने के लिए केसीआर को तरगीब सिर्फ ओवैसी ब्रदर्स ही दे सकते हैं, वी हनुमंतराव। और काला पत्थर और मिस्रीगंज के इलाकों में लाइसेंस के बगैर चलाए जाने वाले वाटर प्लांट्स पर पुलिस का धावा, 3 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अकबर ओवैसी हमला केस में अदालत ने 4 मुल्जिमीन को मुजरिम करार देते हुए फीकस 10 साल की सजा सुनाई है। तकरीबन 6 साल से जारी हैदराबाद की 400 साला तारीख व तहजीब को दागदार करने वाले हमले के मुकदमे में दर्जनों गवाहों से जिरह की गई। पूछताछ, तहकीकाती रिपोर्ट्स की समाअत और कई मरहलों की तकमील के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। मुअज़्ज़िज़ जज ने कायदे मजलिस अकबर ओवैसी की जान लेने के वहशियाना तरीके से हमला करने वाले हसन बिन उमर याफ़ई, अब्दुल्ला बिन यूनुस याफ़ई, अवध बिन यूनुस याफ़ई और मोहम्मद बिन सालेह वहलान को मुजरिम करार देकर दफ़ा 307, 324, 326 और आर्म्स एक्ट के तहत 10-10 सालों की सजा सुनाई है। मुकदमे के फैसले के पेश नज़र अदालत में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। गैर मुतल्लिक़ा अफराद को अदालत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। वाज़ेह है कि 30 अप्रैल साल 2011 को कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी जब अपने हल्के में अवामी मसाइल और तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए दौरे पर थे, उस वक्त उन पर वहशियाना तरीके से हमला किया गया था। इस हमले में अकबर ओवैसी पर फायरिंग की गई और उनके जिस्म पर तेज धारी वाले हथियारों से अनगिनत ज़रबात भी पहुंचाए गए थे। अकबर ओवैसी कई दिनों तक दवाखाने में ज़ेरे इलाज थे। कायदे मजलिस की सेहतयाबी के लिए शहर भर में दुआओं का एहतमाम किया गया था। अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले अकबर ओवैसी पर हुए हमले के बाद अवाम में गम और बरहमी का माहौल देखा गया था। मजलिस के फ्लोर लीडर का अब भी इलाज जारी है। कायदे मजलिस के मुतादिद ऑपरेशंस हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो अवामी मसाइल की समाअत और तरक्याती कामों में हमातन कोश हैं। तीस अप्रैल 2011 को अकबर ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले का फैसला आज सुना दिया गया। 7th मेट्रोपॉलिटन सेशन जज ने आज ये कहते हुए फैसला सुनाया कि इस हमले के जिम्मेदार 4 हैं, जिनको 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। वाज़ेह रहे कि इस मुकदमे की समाअत पिछले कुछ माह से लगातार जारी थी और इसमें करीबन 100 अफराद के बयानात कलमबंद किए गए। कैमरा पर्सन सलीम, माजिद और हफीज़ के साथ मैं SM रफ़ी, 4 TV न्यूज़। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को कत्ल करने की कोशिश के दौरान मारे जाने वाले इब्राहिम बिन यूनुस याफ़ई के कत्ल के झूठे मुकदमे को अदालत ने खारिज कर दिया है। वाज़ेह है कि 30 अप्रैल 2011 को अवामी मसाइल के हल के लिए दौरा कर रहे कायदे मजलिस अकबर ओवैसी को मुकामी लैंड ग्रैबर्स के ग्रुप ने मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल करने की कोशिश की थी। उन्हें इंतहाई करीबी फासले से गोलियां मारी गईं। मुहल्लिक हथियारों से मुसलसल हमला करते हुए उनके जिस्म को छलनी कर दिया गया था। 4 TV के नुमाइंदे ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस वहशियाना मंजर की फिल्मबंदी की थी, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मकतूल इब्राहिम याफ़ई किस दरिंदगी के साथ अकबर ओवैसी पर खंजर या चाकू से हमला कर रहा है और इस दौरान एक सिक्योरिटी ओहदेदार की मदाखलत व फायरिंग से इब्राहिम याफ़ई जख्मी होकर अगर कुछ देर बाद फौत हो गया।
اس کے بعد حملہ آوروں اور ان کے ہمدردوں نے سینہ زوری اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابراہیم یافعی کے قتل کا مقدمہ درج کیا تھا، جسے جھوٹا قرار دے کر عدالت نے خارج کر دیا ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے مجوزہ اجلاس میں ہجوم کی طرف سے مار پیٹ اور تشدد کے واقعات کے خلاف وہ خواندگی رکن بل پیش کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے گور رکشا کے نام پر انسانی جان لینے کے ناقابل قبول قرار دینے کے وزیر اعظم کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ دوسری بار وزیر اعظم نے ایسا بیان دیا ہے لیکن زمین پر اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، گور رکشکوں پر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا اور وہ بے خوف ہو کر لوگوں کا قتل کرتے ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ راجستھان میں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں پہلو خان کے قتل میں ملوث 3 ملزمین کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم کے صرف زبانی جمع خرچ سے تبدیلی نہیں آئے گی، وزیر اعظم کو اپنے دستوری اختیارات کا استعمال کرنا ہوگا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ انسانوں کی جانوں کی قیمت جب جانور کی جان سے کم ہو جاتی ہے تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ بیرسٹر اویسی نے جی ایس ٹی کے لزوم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس پر عمل آوری سے ملک بھر میں افراتفری کا ماحول پیدا ہوگا۔ جو آج وزیر اعظم کی طرف سے جو یہ بات کہی گئی، یہ پہلی مرتبہ نہیں بلکہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم نے اس بات کو کہا ہے، مگر اس کا کوئی اثر زمین پر نہیں ہوا ہے۔ پرائم منسٹر کے کہنے کے باوجود بھی گائے رکشکوں پر کچھ اثر نہیں ہوا، نہ ان کے دل میں وزیر اعظم کے الفاظ کا کوئی ڈر پیدا ہوا، بلکہ وہ تو اور بے خوف ہو کر لوگوں کو مارتے گئے، ان کو مار پیٹ کرتے گئے، ان کی جانیں لیتے گئے۔ اور اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیلو خان کو جس جگہ پر مارا گیا اس اسٹیٹ میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اور اب تک 3 ایکیوز کو نہیں پکڑا گیا۔ حافظ جنید کو ٹرین میں مارا گیا، وہاں پر سرکار بی جے پی کی ہے، جس کو پکڑا گیا اس کو پولیس کسٹڈی بھی نہیں لیتے، اس کو فوراً جیل کو بھجا دیا۔ تو پرائم منسٹر صرف زبانی الفاظ استعمال کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔ پرائم منسٹر کو اپنے اختیارات جو دستور نے ان کو دی ہیں وہ استعمال ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور لوگ بولتے ہیں پرائم منسٹر کیا کرے؟ پرائم منسٹر ہندوستان کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اور پرائم منسٹر کے بولنے کے باوجود بھی یہ تمام تنظیمیں ان کا تعلق سنگھ پریوار سے ہے۔ پرائم منسٹر کا بھی تعلق سنگھ پریوار سے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہاں میں ایک زمانے میں آر ایس ایس کی خاکی چڈی پہن کر اس میں حصہ لیتا تھا۔ تو پرائم منسٹر کے الفاظ کا کوئی یقین اور پھر اس کا ڈر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ پرائم منسٹر کو واک دا ٹاک کرنا پڑے گا، اور میرا ماننا یہ ہے کہ زمین پر کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے جب تک ہمارے ملک میں انسان کی جان کی قیمت ایک جانور سے کم ہوگی، یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ ہمارا سنویدھان یہ کہتا ہے کہ انسان کو رائٹ ٹو لائف ہے۔ اگر ہم سنویدھان کو فالو نہیں کریں گے اور کسی اور کے اوپر اتنی زیادہ عزت دیں گے تو پھر یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہاں کہاں کیا کیا واقعات نہیں ہوئے۔ اخلاق کو جس پر الزام تھا مارنے کا، جب وہ اس دنیا سے چل بسا تو اس کو ہمارے قومی ترنگے میں لپٹا گیا اور وہاں پر یونین منسٹر پہنچ گئے۔ آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہونے والا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ختم ہو جائے یہ تمام واقعات، کیونکہ بی جے پی تو اپنے اصلی ایجنڈے میں ناکام ثابت ہوئی۔ 2 کروڑ نوکریاں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ اس میں ناکام ثابت ہوئے۔ کشمیر میں ان کی حکومت ہے، وہاں پر نارملسی نہیں۔ بارڈر پر سیز فائر پہ وائلیشن ہوتا ہے، اس پر کوئی نہیں ہے۔ اب تو حد یہ ہو گئی کہ ہم نے انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر لفظ کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، یعنی ہم یہ مان رہے ہیں کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے۔ 70 سال سے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، مگر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر، وزیر اعظم اور ان کی حکومت اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، کیونکہ بی جے پی نے جو عوام سے وعدے کیے اس کو مکمل نہیں کر پا رہی ہے، اس کو پورا نہیں کر پا رہی۔ تو یہ آسان ایجنڈا ہے کہ گوا میں ایک کانفرنس ہو جاتی ہے، وہاں پر تمام بڑے بڑے تنظیم کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو آرمس لائسنس دے دیجئے۔ کیسے کوئی کہتا ہے کہ آرمس لائسنس دے دیجئے اور ہم کو ہتھیار دے دیجئے؟ کیسے کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کے اوپر ایسا ہم جان لے لیں گے، مار دیں گے؟
तो इन लोगों को पूरी पुष्ट पनाही, पूरी मदद संघ परिवार से मिल रही है और वो लोग नहीं चाहते कि ख़त्म हो। और मैं कह रहा हूँ ये ग्राउंड पर इसका कुछ असर होने वाला नहीं है। आइडियली ये होना चाहिए कि ख़त्म हो जाए, गवर्नेंस हो, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हो, मगर ऐसा नहीं होने वाला। भाई अगर आप एक कानून गुजरात में बना सकते हैं कि जो गाय को मारा उसको मौत मिलेगी, जो इंसान की जान ले रहा उसको मौत फांसी नहीं देंगे आप? माने जो जानकर गाय को काटता है तो आप गुजरात में कानून बनाते हैं कि डेथ देंगे, मगर जो मॉब लिंच कर रहा है उनको क्या करेंगे आप? देखिए, वीडियो निकालना और पीटना, मारना, चाकू मारना, ये मजाक है। ये देखिए, जो लोग इखलाक को मारे हैं, जो लोग पीलू खान को मारे हैं, जो लोग जुनैद को मारे हैं, वो हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान को कमजोर कर रहे हैं। तो आप कानून तो सब पे बराबर इतलाक होना चाहिए। और यकीनन अगर लिंचिंग के खिलाफ कानून बनता है तो बनना चाहिए। और मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि आने वाले पार्लियामेंट सेशन में मैं एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश करूंगा कि लिंचिंग के ऊपर एक कानून बनाया जाए। और मैं बना रहा हूँ बिल, हमारे लॉयर्स बना रहे हैं, जैसा वो तैयार हो, इन पूरी कोशिश होगी कि बन जाए तो हम उसको एज ए प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश करूंगा मैं। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा है कि मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ही केसीआर को एनडीए उम्मीदवार की तायद के फैसले से दस्तबरदारी की तरकीब दे सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अगर एक सख्त बयान दें तो केसीआर परेशान हो जाएंगे। कांग्रेस लीडर ने ओवैसी भाइयों से अपील की कि वो केसीआर पर दबाव डालें। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस के कायदीन को मुलाकात का वक्त न देकर तौहीन की है। कांग्रेसी कायदीन मियाँपुर अराजी मामले की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा करते हुए वज़ीर दाखिला से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन केसीआर से खुफिया मुफाहमत के बायस कांग्रेसी कायदीन को मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। अब हर मर्तबा मुसलमानों के हित में बात करते, मुसलमानों के तकलीफ में सामने रहते, मुसलमानों को पढ़ने के वास्ते, मुसलमानों की मासी हालत के वास्ते हर मर्तबा बयानबाजी करते। आज समय आ गया, मुसलमान और क्रिश्चियनों के ऊपर इतना जोरदार बयान दिया, खतरनाक बयान है। ये बयान के ऊपर केसीआर को अल्टीमेटम दे सके तो 2 दिन में उन्हें अपनी इरादा बदलता। मुझे मालूम है असदुद्दीन और अकबरुद्दीन सोचे अंगार लग जाता, वो अंगार का काम शुरू करो बोलूं मैं तो। तेलुगु देशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर ने मरकज के हर फैसले की एक तरफा तायद की है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने बताया कि केसीआर ने असेंबली में कहा था कि जीएसटी से रियासत को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ग्रांट ज़रूरी पैदावार पर बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी पर भी केसीआर ने मरकज की तायद की थी, जिससे अवाम को काफ़ी मुश्किलात उठानी पड़ी। तेलुगु देशम लीडर ने सवाल किया कि आखिर वज़ीर आज़म को देखते ही केसीआर क्यों खौफजदा हो जाते हैं। आंख बंद करके वज़ीर आज़म के हर फैसले को कबूल किया जा रहा है, वज़ीर आला को इसकी वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया के एनडीए उम्मीदवार की तायद के एवज केसीआर को रियासत को दरपेश मसाइल के हल के लिए तवज्जो दिलानी चाहिए। वज़ीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि जीएसटी के नुकसानात की भरपाई में तेलंगाना रियासत शामिल नहीं है। सेक्रेटेरिएट में कमर्शियल टैक्स के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि 1 जुलाई से जीएसटी पर अमलावरी होगी। इससे रियासत को 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान होगा, लेकिन इसकी भरपाई मरकजी हुकूमत नहीं करेगी क्योंकि रियासत की शरह पैदावार 14% से ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि जीएसटी की अमलावरी के बाद सर्विस टैक्स से आमदनी में इजाफे का इम्कान है। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि रियासती हुकूमत मरकज से बाज़ शोबेजात में आयद करदा टैक्स को कम करने की दरख्वास्त कर रही है। उनका कहना था कि तेलंगाना हुकूमत अवाम के मफादात के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। ई राजेंद्र ने ट्रेडर से अपील की है कि जीएसटी के नाम पर अवाम से ज़्यादा रकम ना वसूल की जाए। उन्होंने कहा कि जीएसटी से रियासत के दीगर तरक्याती कामों पर भी 19,200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि अब तक जीएसटी से 2,25,000 डीलर जुड़ चुके हैं। उनका कहना था कि अवाम के शक व शुबहात को दूर करने के लिए कमर्शियल टैक्स के अहदेदार दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने बताया कि अवाम टोल फ्री नंबर 1800-425-3787 पर डायल कर सकते हैं और अपने शुबहात को दूर कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-425-3787।
वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मौसम बरसात में खुसूसी तवज्जो दी जाए। ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास के बाद KTR ने बताया कि मौसम बरसात के इख्तिताम तक सड़कों की मरम्मत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। शहर की सड़कों को ग्रिड की शक्ल में तकसीम करें और हर ग्रिड के लिए एक ओहदेदार को मुकर्रर करें ताकि वो दिन में 3 से 4 घंटे सड़क पर रह सके। उन्होंने HMDA के ओहदेदारों को भी खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। रियासती वजीर ने कहा कि दीपावली तक तेलंगाना के तमाम शहरों में LED बल्ब नस्ब कर दिए जाएंगे। उन्होंने शहरी इलाकों में अवामी मकामात को रफ़ा हाजत से पाक बनाने के लिए इक़दामात की भी हिदायत दी। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने KTDS के 40 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा मुलाजमत के तकर्रुनामे हवाले किए हैं। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 1996 में 150 के मिनजिमला 100 मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया था। दीगर 50 मुलाजमीन से 40 मुलाजमीन को तकर्रुनामे हवाले किए गए हैं। वजीर बरखी ने बताया कि महकमे में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। महकमे के मुलाजमीन मेहनत से काम कर रहे हैं और हुकूमत की दिलचस्पी की वजह से 3 साल के दौरान अवाम को बिला वक्फा बरखी सरबराही की जा रही है। किसानों को भी 9 घंटे बरखी सरबराह की जाएगी। आइंदा साल 31 जनवरी से 3 फरवरी तक मनाई जाने वाली मेडारम यात्रा के इंतजामात के सिलसिले में आला सतही इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। वज़ीर सेहत चंदूलाल अजमेरा, चीफ सेक्रेटरी SP सिंह और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। चंदूलाल ने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों से 1 करोड़ भक्त इस यात्रा में शिरकत करते हैं, इसलिए मुमकिन इंतजामात होने चाहिए। चीफ सेक्रेटरी SP सिंह ने बताया कि यात्रा के आगाज से पहले ही तमाम काम मुकम्मल किए जाएं। यात्रा के दौरान 4000 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। 4000 सफाई अमले को भी तैनात किया जाएगा। बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा है कि अराजी स्कैम से मुताल्लिक जो खबरें अखबारात में शाये हुई उन पर KCR की तनकीद मुज़क्का खैज है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी अराजियात में हो रही बेकायदियों की खबरें सबसे पहले नमस्ते तेलंगाना में शाये हुई थी। अब दीगर अखबारात में इस स्कैम के सिलसिले में तफसीली खबरें शाये हो रही हैं, लेकिन वज़ीर आला इन खबरों पर पेड आर्टिकल का इल्ज़ाम लगाकर बदनाम कर रहे हैं। इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि अराजी स्कैम्स की CBI तहकीकात के बजाय अखबारात को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर ने KCR के साथ मरकज़ी हुकूमत के खुफिया माहदे की वजह से CBI तहकीकात में रुकावट के कांग्रेस की तनकीद को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि अगर अराजी स्कैम की CBI तहकीकात करवाई गई तो सबसे ज्यादा कांग्रेस कायदीन के नाम सामने आएंगे। कौमी खवातीन कमीशन के अरकान ने सिटी पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे भरोसा सेंटर और शीटिंग की कारकर्दगी की सितारिश की है। कमीशन की रुकन सुषमा साहू ने बताया कि तेलंगाना में खवातीन की हरासानी और उन पर मजालिम से मुताल्लिक़ वाक़यात का जायजा लेने के लिए वो अपनी टीम के साथ हैदराबाद आई हैं। उन्होंने 2015 से 2017 तक के 116 केसेस का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में काफ़ी ताउन किया गया। सुषमा साहू ने एडिशनल कमिश्नर स्वाति लकड़ा के ताउन की भी सितारिश की। उनका कहना था कि खवातीन कमीशन खवातीन पर मजालिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए कोशिशें कर रही है और इस कोशिशों के बेहतर नतायज भी सामने आए हैं। रियासत में सर्वर डाउन होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सर्वर डाउन होने की वजह से रियासत के तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफातर में काम ठप होकर रह गए हैं। ज़रूरतमंद अपने कामों को निपटाने के लिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक इंतजार करते हुए कतारों में खड़े देखे गए, लेकिन सर्वर बहाल न होने की वजह से उन्हें मायूस लौटना पड़ा।
सब इंस्पेक्टर संगा रेड्डी, टाउन पुलिस लक्ष्मण रेड्डी की अहलिया ज्योति रेड्डी ने महिला संगम के साथ पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। मीडिया से बात करते हुए ज्योति रेड्डी ने बताया कि उनकी शादी लक्ष्मण रेड्डी के साथ साल 2013 में हुई थी और उन्हें एक लड़का भी है, लेकिन इसके बावजूद सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण रेड्डी करीब एक साल से न सिर्फ उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं बल्कि उन्हें हरासा किया जा रहा है। उन्हें वो अपनी सर्विस रिवॉल्वर से धमका रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लक्ष्मण रेड्डी के खातून के साथ ताल्लुकात हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और चिकड़पल्ली पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ ड्रग्स फरोख्त करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी लिम्बारेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने हैदराबाद के रहने वाले आकाश तरुण, नेपाली शहरी जायसवाल और रियासत गोवा के मुतवतिन संजय को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आकाश, श्रवण और जायसवाल ड्रग्स के इस्तेमाल के आदी हैं और वो गोवा जाकर संजय कुमार के पास से मुख्तलिफ ड्रग्स खरीद कर हैदराबाद में फरोख्त किया करते थे, लेकिन बाद में संजय कुमार खुद हैदराबाद आकर तीनों के साथ मिलकर ड्रग्स का कारोबार चलाने लगा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 3 ग्राम LSD कोकेन, 22 अदद LSD स्टैम्प पेपर ड्रग्स, 20 ग्राम चरस, 10 ग्राम शुगर क्यूब्स और 4 सेलफोन बरामद किए गए हैं। साउथ जोन और ईस्ट जोन की टास्क फोर्स टीमों ने बिना लाइसेंस चलाए जा रहे वाटर प्लांट्स पर धावा करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी लिम्बारेड्डी ने मीडिया से बात करते बताया कि काला पत्थर के साकिन शेख उस्मान, शालीबंडे के साकिन शुजाउद्दीन, ताड़बंद के साकिन रहमत खान लाइसेंस के बगैर कारोबार कर रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने उनके प्लांट पर धावा करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मिस्रीगंज में वाक़ प्लांट पर भी धावा किया गया। पुलिस ने मज़कूरा प्लांट से बड़ी मकदार में पानी के पैकेट्स और दूसरे सामान को जब्त किया है। मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिमीन को छतरी नाका पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमान नगर के साकिन शख्स को सूर्यापेट में जुदुकूब करने के बाद गाड़ी छीन लिए जाने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 45 साल आरिफ, जो कि पेशे से ड्राइवर है, एक किराए के लिए राजमंदरी जा रहे थे कि सूर्यापेट के पास उसकी गाड़ी में सवार मुसाफिर ने अपने साथियों को तलब किया और वो लोग आरिफ पर हमला करते हुए उसकी इनोवा गाड़ी छीन कर फरार हो गए। मुकामी पुलिस ने फौरी इसकी इत्तला भवानी नगर पुलिस को दी और फिर आरिफ के अफराद ख़ानदान को मुतला किया गया। जख्मी हालत में मुतासरा शख्स को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आरिफ की आदत की और बताया कि पुलिस से हमलावर की फौरी गिरफ्तारी के लिए नुमाइंदगी की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 6 साल कबल अकबरुद्दीन ओवैसी पर किए गए जानलेवा हमले के केस में अदालत ने सुना दिया अपना फैसला। 4 मुलजिमीन को 10 साल की सजाए कैद। सिक्योरिटी अहदेदार की मुदाफियती फायरिंग में हलाक हमलावर के कत्ल का मुकदमा खारिज। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट का फैसला। सदर जमहूरिया के बीजेपी उम्मीदवार की तायीद न करने के लिए केसीआर को तरगीब सिर्फ ओवैसी ब्रदर्स ही दे सकते हैं, वी हनुमंत राव। और काला पत्थर और मिस्रीगंज के इलाकों में लाइसेंस के बगैर चलाए जाने वाले वाटर प्लांट्स पर पुलिस का धावा, 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।